हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं। इसी टॉपिक पर हमने 4 वीडियो में पहले लगभग 70-80 योजनाओं का डिस्कशन किया था। उसी क्रम में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के इस पंचम भाग में हम भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही 25 योजनाओं की चर्चा करेंगे। ये सारी योजनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस पर बने रहें। देखिए, पहली योजना जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये मुख्य रूप से गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन करने की दृष्टि से ये योजना है, यानी गांव में हर घर तक बिजली पहुंचाने की दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की गई। ये योजना 25 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत आपूर्ति, फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्र में सभी स्तरों पर पेमाइश सहित वितरण प्रणाली के ढांचे को मजबूत करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण के ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में बिजली देने का प्रावधान रखा गया है। यह ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पहले की योजना जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, उस योजना को इस योजना में मिला दिया गया है, यानी नई योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी शामिल कर दिया गया है और इसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 से रखा गया। इसके बाद हम दूसरी योजना की चर्चा करेंगे जो भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये योजना भी सेम डे दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती 25 जुलाई को लागू की गई, 25 जुलाई 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल व उत्पादन क्षमता को विकसित करना, यानी जो गरीब परिवारों के ग्रामीण युवा हैं उनमें कौशल व उत्पादन क्षमता का विकास करना और समावेशी विकास प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत DDU-JKY जो इसका नाम है, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित वार्षिक वेतन वाले रोजगार से जोड़ना, उनको रोजगार प्रदान करना, यानी उनको ऐसे रोजगार से जोड़ना ताकि उनको नियमित मासिक वेतन की प्राप्ति हो। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक हिस्सा है, यानी जो पहले जो हमारी योजना चल रही थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसका ही एक हिस्सा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। यानी ये योजना एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने की दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। और एक योजना की बात करते हैं, वह भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमजेव जयते योजना। ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, ये योजना 16 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण करना और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, यानी मुख्य रूप से ये श्रमिकों के कल्याण के हेतु ये योजना है, जिसके अंतर्गत एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें श्रम के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होगी। जिस व्यक्ति को श्रमिक किसी भी संस्था को, किसी भी लघु उद्योग को, मध्यम उद्योग को या बड़े उद्योगों को श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो इस योजना के माध्यम से श्रमिकों का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा। इसमें निरीक्षण के साथ पारदर्शिता व जवाबदेही प्राप्त की जा सके
इसको ध्यान में रखते हुए एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम का निरीक्षण करना, उनके प्रवर्तन की जानकारी करना इस योजना में रखा गया है। यानी एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसमें श्रम की सुविधा पोर्टल के रूप, ये एक तरह से श्रम का सुविधा पोर्टल है, जिसमें योजना के तहत एक डाटाबेस प्रबंधन की एक पारदर्शी प्रणाली होगी, जिसका क्रियान्वयन एक संयुक्त मंच से किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को जिनको रोजगार की आवश्यकता है और जिन नियोक्ताओं को श्रमिकों की आवश्यकता है, इस पोर्टल के माध्यम से आपस में जुड़ पाएंगे। इससे श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने की अवसर बढ़ेंगे, साथ ही जो कंपनियां जिनको श्रमिकों की आवश्यकता है उनकी मांग भी पूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा अगली योजना चौथे नंबर पे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ये योजना 24 जून 2015 से प्रारंभ की गई और मुख्य उद्देश्य इस योजना का शहरी क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं मकान में रहने वालों को मिले, जैसे पानी की आपूर्ति उनके हो, सीवरेज की प्रणाली उनकी ठीक हो, उनको शहरी परिवहन के साधन अच्छे से अवेलेबल हो। यानी शहरों में सुविधाओं के निर्माण की दृष्टि से कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना लागू की गई है। इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। विशेष रूप से गरीब व वंचित वर्ग है जिनको कि शहरों में अच्छी पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाती, सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं मिल पाती, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल पाती, उनके कल्याण की दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना कि हर घर में पानी की आपूर्ति रहे और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल का कनेक्शन आवश्यक रूप से हर घर में होना चाहिए। हरियाली अच्छी तरह बनाए रखने के लिए खुले स्थान जैसे पार्क है, चरागाह भूमि है, या जो सरकारी क्षेत्र में जो ज़मीन है उनमें उनका सौंदर्य बढ़ाना, वहाँ वृक्षारोपण करना, जो पार्क है उनका सौंदर्य बढ़ाना, और गैर मोटर चलित वाहन जैसे जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, बिना मोटर के चलते हैं, जैसे साइकिल बिना मोटर के चलती है या पैदल चलना हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन निर्माण सुविधाओं आदि को प्रोत्साहित करना, और साथ ही सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना जिससे कम प्रदूषण से बहुत सारे लोग एक साथ आ जा सके। जैसे बसों से आए, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रेलों से आए, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण पर निजात मिलेगी। इस प्रकार से यह शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। अगली देखिए 5वें नंबर पर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है स्वदेश दर्शन योजना। ये मुख्य रूप से देश के अंदर जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने की दृष्टि से, वहाँ पर ज़्यादा पर्यटक आए उस दृष्टि से ये स्वदेश पर्यटन योजना, स्वदेश दर्शन योजना 9 मार्च 2015 को प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास करना। यानी हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल है उनमें उनका विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी वहाँ पहुँचने के लिए बहुत अच्छी रेलों की व्यवस्था हो, वहाँ ठहरने के लिए अच्छे 5 स्टार होटल्स हो। यानी हमारे देश के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है उनको स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित करने का प्रयास है। स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषय जैसे कि कोई धार्मिक स्थान है उसका विकास करना, कोई सांस्कृतिक स्थान है उसका विकास करना, जातीयता, आला आदि के थीम पर आधारित पर्यटन की पहचान करना। कोई ऐसा स्थान है जो धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना। कोई जाति विशेष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना। कोई सांस्कृतिक दृष्टि से कोई स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है तो उसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना। कुल मिला के इस योजना का उद्देश्य देश में जो भी पर्यटन स्थल है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे वो आला के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, किसी भी थीम पर आधारित हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, उनको अच्छी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो। इस दृष्टि से स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद प्रसाद योजना, ये भी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव के रूप में है। प्रसाद योजना
ये भी 9 मार्च 2005 को स्वदेश दर्शन योजना के साथ ही प्रारंभ की गई। ये मुख्य रूप से इसमें कुछ जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट शहर है उनका सिलेक्शन प्रसाद योजना के तहत किया गया है। जैसे सिखों का बहुत पवित्र शहर है अमृतसर, इसके बाद दरगाह की दृष्टि से अजमेर, फिर अमरावती, कृष्ण की नगरी द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या मंदिर, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलनकाली, इन जो बड़े बड़े स्थल है जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं में विश्व पर्यटन की बुनियादी ढांचे का विकास इन स्थलों पर करना। इस योजना का लक्ष्य है कि राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाए जाए, जिससे लोग आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उन्हें पर्यटन का एक स्थान मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हें यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना मुख्य रूप से इस प्रसाद योजना का उद्देश्य है। भविष्य में इस योजना का और भी अधिक विस्तार करने का सरकार का प्लान है, जिसमें और अधिक पर्यटन स्थल शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो 7वें नंबर पर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, डिजिटल इंडिया। यह भी एक केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। इस पर भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ये योजना 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों, संस्थानों में दस्तावेज़ों का बोझ कम करना। प्राय ये देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में फाइलों को रखने की जगह नहीं होती है, बड़े बड़े बस्तर फाइलों के बस्ते तैयार हो जाते हैं और जहाँ जहाँ देखो वहाँ फाइलें ही फाइलें नज़र आती है। उसकी वजह से इन संस्थानों में इनके रखरखाव का काफ़ी बोझ हो जाता है। तो इस दफ्तरों के कार्य प्रणाली को कम करने के लिए, इनकी फाइलिंग के काम को कम करने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया स्कीम लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना है और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्यभार को कम करने में मदद करना है। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक दस्तावेज, अगर कोई विशेष दस्तावेज खोज करना हो तो इतनी फाइलें पड़ी रहती है, उसमें से खोज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर कागजों में स्पेसिफिक डाटा ढूंढना हो, दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी देनी हो, डाटा निकालना हो, दस्तावेज की स्कैनिंग करनी हो, बहुत ही मुश्किल काम है। इन सभी कामों में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम लगता है और बहुत ज़्यादा आर्थिक खर्चा आता है। तो अब इस डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की मदद से ये कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जितनी भी फाइलिंग है उनको स्कैन करके कंप्यूटर पर संरक्षित कर दी जाएगी, कंप्यूटर पे अपलोड कर दी जाएगी, ताकि कोई भी डाटा, आपको किसी भी प्रकार का डाटा चाहिए तो बहुत आसानी से उस डाटा को कंप्यूटर के माध्यम से निकाला जा सकता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सरकारी एजेंसी को डिजिटल उद्यम बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर लोग आसानी से डाटा एंट्री करके पैसा भी कमा सकते हैं। यानी अब तक जितनी फाइलिंग है उन सब फाइलिंग के डाटा को एंट्री करके उनको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का बहुत काम भारी मात्रा में चलता है। उसमें कई लोगों को डाटा ऑपरेटर के रूप में रोज़गार भी प्राप्त हो सकता है। तो इस दृष्टि से वृक्ष बचाओ का भी अभियान इसमें है, क्योंकि कागज़ इसमें कम से कम सरकार यूज करना चाह रही है। नो पेपर कल्चर लेकर आना चाह रही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा समंक है, जो भी डाटा है, जो भी दस्तावेज है, उनको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखें, ताकि हमको कम समय में आसानी से डाटा अवेलेबल हो, आसानी से कोई जो आपको दस्तावेज चाहिए उसकी फ़ोटोकॉपी आपको आसानी से मिले। इसमें समय भी कम लगे, श्रम भी कम लगे और आर्थिक संसाधन भी कम लगे। इस दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। अगली योजना जो कि ये भी काफ़ी चर्चा में सुनी जाती है, स्किल इंडिया कार्यक्रम के रूप में है। स्किल इंडिया योजना 16 जुलाई 2015 से लागू की गई और इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को
अलग अलग स्किल का प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ देखा जाता है कि अधिकांश युवा सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षित होते हैं, वो कई तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पर जिन युवाओं को बहुत मेहनत करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिल पाता है, उनके लिए बहुत संघर्ष हो जाता है। ऐसे युवाओं को किसी न किसी स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करके उनको रोज़गार से जोड़ने की दृष्टि से स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें एक तरह से ये नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग स्कीम है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, जिसमें केंद्र सरकार एक कौशल की ट्रेनिंग देती है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार के नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी प्राप्त करने के लिए जितने भी गुण चाहिए उन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। अप्रेंटिसशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है, जिसमें उम्मीदवार औद्योगिक निरीक्षण में ऑन द जॉब प्रशिक्षण के साथ साथ कक्षा संबंधी निर्देशों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम एक तरह से उन युवाओं में एक हुनर को विकसित करने का प्रयास है, ताकि आसानी से वह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सके या फिर वह अपना कोई स्वरोजगार ओपन कर सके। इस स्कीम में सरकार के द्वारा मुफ्त ट्रेनिंग किसी भी कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है। वह निजी प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हो सकती है या सरकारी प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हो सकती है, और इसमें कई तरह की स्किल का प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल ये नौकरी से ही संबंधित नहीं है, वरन इसमें स्वरोजगार के लिए भी फ़ायदा है। स्किल इंडिया कार्यक्रम, ये स्किल इंडिया अभी डिस्प्ले आपको किया है, 16 जुलाई 2015 से ये प्रारंभ हो रही है। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगली योजना देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी बहुत चर्चित योजनाओं में से एक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना 22 जनवरी 2015 से लागू की गई थी। इसका उद्देश्य हमारे यहाँ सामान्य रूप से देखा गया कि लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में था। हरियाणा जैसे राष्ट्र में तो 1000 पुरुषों के पीछे 900 से भी कम स्त्रियां थी। राज्य देश के केरल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में था, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भ में लिंग परीक्षण की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया गया और कन्या भ्रूण होने पर उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। इस दृष्टि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य रूप से कन्या भ्रूण जो है उनकी हत्या को रोकने की दृष्टि से लागू की गई। इसका उद्देश्य देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की, जिससे आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता नहीं आए और लिंगानुपात लगभग समान रह जाए, पुरुष और महिलाओं की संख्या समान आ जाए। इसके लिए जगह जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे बेटी की शादी में पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दंपतियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कल भी हमने इसी प्रकार की एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना पढ़ी थी, जो विशेष रूप से हमारे बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने से संबंधित ही एक योजना का एक पार्ट है। इसके अलावा 10वें नंबर पर देखिए मिशन इंद्रधनुष, मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना चालू की गई। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यह लागू की गई, 25 दिसंबर 2014 को। इसका उद्देश्य 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हुकिंग कफ,
टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि सभी का टीकाकरण हो जाए। मुख्य रूप से ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी प्रकार के टीके समय पर लग जाए, इस दृष्टि से मिशन इंद्रधनुष हमारे यहाँ लागू किया गया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के 352 जिलों में टीकाकरण का कार्य समय पर पूर्ण करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले ज़िले हैं, उत्तर पूर्व के 33 ज़िले हैं और 1 से 40 ज़िले जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चे हैं, जहाँ टीकाकरण नहीं हुआ, उन ज़िलों को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्य इस प्रकार से जो मिशन इंद्रधनुष योजना है वो मुख्य रूप से टीकाकरण, सही टीकाकरण, समय पर टीकाकरण हो, गर्भवती महिलाओं को जो टीके लगने हैं वह लगे और बच्चे के जन्म के बाद 1 साल के भीतर जो टीके उसके लगने हैं वह समय पर लगे, इस दृष्टि से ये योजना चालू की गई है। अगली योजना की हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, जो भी कई बार हमें सुनने में आती है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। यह योजना 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय व साथ में घरेलू कंपनियों को भी भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और रोजगार देने के लिए उत्साहित करना है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जो भारतीय कंपनियां हैं वह भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करें और लोगों को रोजगार दे, इस दृष्टि से मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया। ये मुख्य रूप से 25 क्षेत्रों में रोजगार व कौशल को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त मानकों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करते हुए, यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रदूषण को कम करते हुए उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट को उत्पादित करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए बहुत सारी कंपनियां आकर्षित हुई है। देश विदेश की बहुत सारी कंपनियां हैं जो नए नए उद्योग हमारे यहाँ इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगा रही है। इससे हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर बढ़े हैं। अगला जो अभियान है जो कि स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमको आए दिन देखने को मिलता है। आजकल हमारे शहरों में कचरा कलेक्शन करने के लिए जगह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की सुविधाएं दी गई है। कचरे की गाड़ियां आती है उनमें और वो घर घर से कचरा कलेक्ट करती है। ये योजना जो है स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के, अपने शहर को, अपने ज़िले को, अपने गांव को स्वच्छ रखना है ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो और जो हमारा गांव और शहर है वो स्वच्छ भी रहे। मुख्य उद्देश्य इसका महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है। इसी दृष्टि से इसे 2 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत देश में जगह जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह कचरा निर्धारित स्थान पर ही डाले, जहाँ सूखा कचरा डालना है वहाँ सूखा कचरा डाले, जिसमें गीला कचरा डालना है गीला कचरा डाले। पशुओं के लिए खाने लायक कचरे को अलग से इकट्ठा किया जाता है। एक तरह से ये स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल स्वच्छ भारत अभियान कह सकते हैं। तो इसकी प्रारंभ होने की डेट 2 अक्टूबर 2014 है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला कार्यक्रम जो है किसान विकास पत्र, इसका भी हमने काफ़ी नाम सुना है, कई बार टीवी पर विज्ञापन आदि में भी सुनते हैं किसान विकास पत्र। पहले से ये योजना चल रही है। ये योजना किसान विकास पत्र के रूप में पहले चलती थी, बीच में ये बंद कर दी गई थी। अभी 3 मार्च 2015 से वापस प्रारंभ हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो छोटे लोग हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको सुरक्षित
निवेश का मार्ग प्रशस्त करना है। प्राचीन पहले भी हमारे यहाँ इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र चलते थे, जिसमें लोग पैसा निवेश करते थे, डाकघर के माध्यम से पैसे का निवेश किया जाता था और एक निश्चित अवधि 5 साल 6 साल की अवधि के बाद वो ब्याज सहित पैसा अवेलेबल व्यक्ति जिसने पैसा जमा कराया उसको मिल जाता था। वही योजना है किसान विकास पत्र, जो मुख्य रूप से छोटे निवेशकों को सकुशल व सुरक्षित निवेश का एक मार्ग प्रदर्शन करती है। किसान विकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुनी हो जाती है। हालांकि निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में ही निवेश के लिए किसी तौर पर लाभ नहीं मिलेगा। अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा, पर किसान विकास पत्र में आप 1,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का कोई निवेश कर सकते हैं। इसमें ऊपरी सीमा नहीं है। पीपीएफ के निवेश में 1.5 लाख तक की सीमा है और आपके जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें भी 1.5 लाख तक की लिमिट है, पर किसान विकास पत्र में ये लिमिट नहीं है। आप कितने ही रुपए का किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। इसके बाद में 14वीं योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो मुख्य रूप से मिट्टी में पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है उनकी आपूर्ति की दृष्टि से हमारे यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 17 फरवरी 2015 से प्रारंभ की गई। किसानों को खेतों के लिए पोषक तत्व उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में उनकी जानकारी देकर, उनकी मिट्टी और पानी का परीक्षण करके उनको ये जानकारी देना कि भाई आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, कितने उर्वरक की आवश्यकता है, ऐसा करके खेतों की उत्पादन क्षमता में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, लेबोरेटरी में उसकी समीक्षा की जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके, इसके लिए पानी और मिट्टी दोनों का एक साथ परीक्षण किया जाता है और जो पोषक तत्व और जो जैविक गुण की कमी पाई जाती है किसान को उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन चीज़ों को इसकी मिट्टी में छिड़काव करे। अगर किसी तरह उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो उसके लिए इस मिट्टी और पानी के परीक्षण के माध्यम से किसान को ये बताया जाता है कि उसको क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है और जो वस्तुएं इसमें डालनी है, जो मिनरल्स मिट्टी में डालने हैं, जो जीवाश्म डालने हैं, वो उसका किस प्रकार से कम दर पर कहाँ अवेलेबल होगा, इस बारे में उसको पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, यह भी सुनी हुई योजना है, काफ़ी चर्चा इसकी रहती है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। इसका मुख्य उद्देश्य किसान के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ कृषि का एक बहुत बड़ा भाग मानसून पर निर्भर है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, तो जो किसान हैं वो एक ही फसल ले पाते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और प्रति बूंद अधिक फसल, यानी एक एक पानी की बर्बादी रोकना, एक एक बूंद का सदुपयोग करना सिंचाई के लिए ये योजना का उद्देश्य है। योजना के तहत पानी की बर्बादी को रोकना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी किसानों को खेत में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास करना, उसका विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करना और खेत के पानी के उपयोग को बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों से सिंचाई करना, सटीक सिंचाई पद्धति लागू करना, जैसे फव्वारा सिंचाई पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, ड्रिप इरिगेशन है, को बढ़ाना है। उत्तर पूर्व राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये सारे इस योजना के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो एक बड़ी योजना है। इसके बाद देखिए, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट
एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये योजना जो भी हेरिटेज सिटी हमारे हैं उनकी विरासतों को संरक्षित करने की दृष्टि से चलाई गई है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यह योजना 21 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक हेरिटेज सिटी में विरासत चरित्र को संरक्षित करने की दृष्टि से प्रत्येक हेरिटेज सिटी में विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीकों से एक साथ लाने से संबंधित है। 27 महीने की अवधि में इसमें 500 करोड़ की कुल लागत से योजनाएं प्रारंभ की गई है और मुख्य रूप से 12 शहर इसमें चिन्हित किए गए हैं, जैसे में अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा आदि को इसमें शामिल किया गया है। वाराणसी, वेलकन और वारंगल में भी इस योजना को पहले मिशन मोड में लागू किया जा चुका है। यानी ये नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना मुख्य रूप से जो हमारे प्राचीन शहर हैं, जो हमारे धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं, उनके डेवलपमेंट का इसमें प्रयास है। अगली योजना उड़ान योजना, ये योजना हमारी नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तब से प्रारंभ की गई, 14 नवंबर 2014 से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना है। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, उड़ान एक सीरियल आता था जिसमें लड़कियों के कौशल को दर्शाया जाता था, वही योजना का नाम है उड़ान योजना। मुख्य रूप से ये उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए उनको एक मंच प्रदान करना जिससे छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके, उसके लिए ये उड़ान योजना है। एक तरह से यह योजना छात्रवृत्ति योजना है जिसमें मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से मेधावी छात्रों को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। चूँकि सामान्य रूप से पैसों की कमी और सलाह की कमी के कारण छात्राएं आगे नहीं बढ़ पाती है, तो इस योजना के माध्यम से छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। सरकार जहां पैसों की कमी होगी वहां छात्रवृत्ति के माध्यम से उसकी भरपाई करेगी और जहां सलाह की आवश्यकता होगी वहां अच्छे विशेषज्ञों से इस योजना के तहत काउंसलिंग छात्राओं की कराई जाएगी और इस तरीके से छात्राओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद हम फिर एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत प्रचलित है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJAY। ये योजना मार्च 2016 से प्रारंभ की गई। आम जनता को सस्ती दर पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हो, इस दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की गई। सामान्य रूप से हमारे यहाँ देखा जाता था कि डॉक्टरों के द्वारा जो दवाएं लिखी जाती थी वह कंपनी के नाम से दवाई लिखी जाती थी, साल के नाम से दवाई नहीं लिखी जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि 1 रुपये की दवाई का 100 रुपये तक रेट देना पड़ता है, 5 रुपये की दवाई का 1000 रुपये तक रेट देना पड़ता है, कोई 10 रुपये का इंजेक्शन 1000 रुपये में भी होता है तो उपभोक्ता को खरीदना पड़ता है। कहने का तात्पर्य जो दवाइयाँ हैं वो ब्रांड नेम से बेची जा रही थी और उसमें क्या साल्ट है कौन उसके बारे में चर्चा नहीं होती थी। प्राय बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती थी जो बड़े कमीशन का डॉक्टरों को लालच देकर खपाई जा रही थी, जिससे आम जनता के लिए इलाज कराना बहुत ही मुश्किल कार्य हो रहा था। इस संदर्भ में सत्यमेव जयते में हमने सीरियल में एक देखा भी था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ दवाई कंपनियों और डॉक्टरों के बीच जो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उससे हमारे यहाँ इलाज महंगा है। तो प्रधानमंत्री जन योजना औषधि योजना उसी सारी समस्या के समाधान के रूप में है। आम जनता को कम दामों पर
गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने और करवाने की दृष्टि से ये योजना है, जिसमें बहुत सस्ती दर पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध होती है। युवा लोग एक रोजगार के रूप में भी जन औषधि योजना के तहत अपना स्टोर खोल सकते हैं। आप अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार अपनी तरफ से आपको 2.5 लाख रुपए की सहायता दे रही थी, देने की सरकार ने घोषणा करी, परंतु अभी दी नहीं गई है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि दवा बेचने पर मिलने वाला 20% कमीशन, यानी पहले सरकार का ये था कि जो जन औषधि केंद्र खोलेगा उसको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, पर वह संभव नहीं हो पाया। तो अभी सरकार ने, अगर आप कोई जन औषधि केंद्र लगाना चाहते हैं तो इसमें जो दवा बेची जाएगी उस पर 20% कमीशन के अलावा 10% इंसेंटिव भी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र सरकार के द्वारा किया जाएगा। जब तक कि आपको 2.5 लाख रुपए की सहायता पूरी न हो जाए तब तक सरकार के द्वारा ये इस प्रकार से इसमें जो आप जितनी औषधि आप बेचेंगे उस पर 20% कमीशन और 10% इंसेंटिव, यानी 30% आपको अदर कमाई के, जो आपको कमाई मिल रही है उस कमाई के अलावा भी आपको दिया जाएगा, जब तक आपके 2.5 लाख रुपए न हो जाए। जन औषधि केंद्र के लिए बी फार्मा और एस फार्मा के पास जिस भी बच्चे के पास बी फार्मा की डिग्री है या एस फार्मा की डिग्री है, वो जन औषधि योजना के तहत अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है। हालांकि अभी दूसरे लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया है। पहले सरकार ने 2 मार्च 2019 तक 5,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट रखा था। लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं और सरकार ये कह रही है कि 700 नए स्टोर शीघ्र ही खोले जाएंगे। आप अभी और इसमें बहुत गुंजाइश है इस औषधि योजना में। आप अपने गांव में या अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में अगर जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं और सरकार की शर्तों पर आप खरे उतरते हैं तो आप आसानी से हर महीने इस औषधि केंद्र के माध्यम से 25,000 रुपये तक की इनकम कर सकते हैं। ये योजना एक सस्ती दवाइयों की योजना है, जिससे न केवल लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बाकी बीमार लोगों को भी सस्ती दर पर इसके माध्यम से दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा देखिए, अगली योजना की बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। ये भी नेहरू जी के जन्मदिन बाल दिवस पर 14 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ व साफ वातावरण देना है, उनको अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन देना, उनको बढ़िया पीने का पानी देना, उनको अच्छी सैनिटाइजेशन, शौचालय की सुविधाएं देना है इसके लिए, और उनको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल देना। ये सारी बातें ध्यान में रखकर राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को यह मिशन लागू किया गया और ये स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना जिस पर देश में बहुत चर्चा होती है, वन रैंक वन पेंशन। ये योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है, पर किस तारीख से लागू की गई है ये डेट अवेलेबल नहीं हो पाई। बिना कौन व्यक्ति कब सेवानिवृत्त हुआ, इस सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए समान सेवा के लिए, समान पद व समान सेवा के लिए एक समान पेंशन प्रदान करने की दृष्टि से वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू की गई है। मुख्य रूप से ये हमारे सेना में जो जवान हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जिन्होंने काम पूरा कर लिया, उन लोगों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना है। यानी एक समान रैंक वालों को समान पेंशन दी जाएगी। पहले हमारे यहाँ प्रचलित होता था कि जिसने जितनी सेवा दी उस हिसाब से पेंशन का निर्धारण होता था। कोई जल्दी रिटायरमेंट ले लेता था तो उसकी पेंशन कम होती थी, जो लेट रिटायरमेंट लेता था उसकी पेंशन ज़्यादा होती थी, जबकि उनकी रैंक समान होती थी। अब सरकार ने इसमें वन रैंक वन पेंशन में एक निश्चित सीमा निर्धारित कर ली। जैसे एक सरकारी कर्मचारियों में होता है कि आपने 28 साल की नौकरी कर ली तो आपको पूरी 50% पेंशन मिलेगी। 28 के बाद आपने चाहे 30 करी हो, 35 करी हो, 36 करी हो, 38 करी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा ही इसमें कर दिया गया वन रैंक वन पेंशन योजना में। अगली योजना 22वीं आपके स्क्रीन पर शो की गई है, स्मार्ट सिटी मिशन। यह योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई।
इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की दृष्टि से है। राजस्थान में भी आप देखिए उदयपुर और जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सेलेक्ट किए गए ज़िले हैं, और भी ज़िले होंगे। पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल व टिकाऊ बनाना, इसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सरकार बुनियादी ढांचे से लेस स्मार्ट शहरों को विकसित करना चाहती है। स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीने के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको डिजिटल माध्यम से अवेलेबल करा रही है। पानी की आपूर्ति है, बिजली की आपूर्ति है, स्वच्छता है, ठोस कचरा प्रबंधन है, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिकों की भागीदारी, इन स्मार्ट शहरों की कुछ विशेषताएं हैं। अर्थात इन शहरों में सरकार का ये टारगेट है कि सबको पीने का स्वच्छ पानी मिल पाए, 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो, गलियां शहर स्वच्छ हो, कचरा प्रबंधन के लिए घर घर से कचरा कलेक्ट किया जाए, ठोस कचरा प्रबंधन की नीति हो, यानी कचरे का रिसाइकिल किया जाए, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो, शहर को सौंदर्यशील बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, सार्वजनिक परिवहन यहाँ बहुत अच्छा हो, लोगों को अच्छी सार्वजनिक बसें व जो ट्रेनें हैं वो अवेलेबल हो। इसके अलावा जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, चाहे आधार कार्ड बनाना है, चाहे जन आधार कार्ड बनाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो डिजिटल माध्यम से बनाए जाए, ऐसी इसमें है। कई प्रकार की चीज़ें स्मार्ट सिटी मिशन में हैं। इसके बाद स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये 4 नवंबर 2015 से थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम बहुत भारी मात्रा में भारत में सोने का आयात किया जाता है और काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमको सोना आयात में खर्च करनी पड़ती है। तो आयात पर निर्भरता कम करने के लिए और देश में जो घरेलू सोना पहले से अवेलेबल है उसको उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये स्वर्ण मुद्रीकरण योजना लागू की गई। ये कार्यक्रम घरों में जो सोना है उसको बैंकिंग प्रणाली में लेकर आने की दृष्टि से है, ताकि लोग बैंक में सोना जमा करा दे और सोने के मूल्य के आधार पर ब्याज कमा सकते हैं, और जब ज़रूरत हो आप उस सोने को वापस ले सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 50 तोला सोना है, उस 50 तोला सोना आप बैंक में जमा करा देते हैं, तो जो शुद्ध मूल्य है वो मूल्य आपके खाते में जमा कर लिया जाएगा और उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। जब आप उतना ही सोना वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी रेट पर वो मार्केट में अवेलेबल हो, वह आपको सरकार उतना ही सोना स्वर्ण बांड के रूप में वापस देगी, तो वापस सोना अवेलेबल कराएगी। ये स्वर्ण बांड योजना भी है एक तरह से। इसके बाद एक और योजना जिसकी हमने काफ़ी चर्चा सुनी है उसकी बात करेंगे। 24वें नंबर पर आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए, यानी आप कोई नया उद्योग लगाना चाहते हैं जो सामान्य चीज़ से हटकर आप कोई उत्पादन करना चाहते हैं, उसके लिए ये योजना चालू की गई है स्टार्टअप इंडिया। केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित करती है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपना जो उत्पाद है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सरकारी योजना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभों में नए बिजनेस के लिए सरकार नए प्रकार का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको भी सरकार इसमें शामिल करती है। विषय विशेषज्ञ के रूप में आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना है और बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब सिक्योर करके उनको उद्यमी बनाना है। स्टार्टअप योजना में कई बार हम देखते हैं कि किसी ने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, कोई नया उद्योग स्टार्ट किया और करोड़ों का टर्नओवर तक वह पहुंच गया, तो
तो ये सब इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा हम अंतिम योजना इस वीडियो में 25वीं योजना के रूप में चर्चा करेंगे डिजी लॉकर, जो कि अभी बहुत लोकप्रिय युवाओं में है। सब अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में रखने चाहते हैं। सामान्य रूप से पहले क्या होता था कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार के लिए युवाओं को जाना पड़ता था, तो उनको एक सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होते थे, क्योंकि वह दिखाने पर उनको जॉब मिलता था। पर साथ साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर घूमने में कई बार बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। यदि उनका बैग इत्यादि खो जाए तो उसके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोने का डर रहता था। तो इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर योजना चालू की गई है, जिसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके वाहन का इंश्योरेंस है, आपके कोविड का सर्टिफिकेट है, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, पीजी की मार्कशीट है, सभी प्रकार के जो आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वह डिजिटल आधार पर आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। आपकी घर की रजिस्ट्री भी है, अगर आप उसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल माध्यम से आप रख सकते हैं। आप पासपोर्ट उसमें रख सकते हैं। भारतीय नागरिकों के दस्तावेज को संग्रहित करने की दृष्टि से एक सुरक्षित और समर्पित व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। डिजिटल लॉकर को कागजी काम को कम करने की दृष्टि से सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने की दृष्टि से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपने सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हैं। और जब भी आपको इंटरव्यू अगर इसमें चाहिए तो आप इसको डिजी लॉकर के माध्यम से आप नियोक्ताओं को अपने सारे दिखा सकते हैं। या सरकारी जो भी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा का फार्म भरना हो आने वाले समय में, उसमें आपको अपने डिजी लॉकर का नंबर देना होगा। उससे वह आसानी से वह आपके सारी योग्यता के प्रमाण पत्र देख पाएंगे। तो एक तरह से ये कागजी कार्रवाई कम करने के साथ दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग 25 सरकारी योजनाएं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है उसकी चर्चा करी। इसमें से कुछ योजनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हमारे प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या IAS में कई प्रकार के सवाल डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। थैंक यू। ऐसा ही अन्य वीडियो लेकर हम आएंगे। ये हमारा वीडियो 5वां पार्ट है जो कि हमने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर बनाया है। शीघ्र ही हम राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी इसी प्रकार से डिजिटल माध्यम से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।